और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खंडवा की, जहां तेल मिल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ये तेल मिल धू कर जल उठी। खंडवा की गीतांजलि ऑयल मिल में ये आग लगी। तकरीबन आधा दर्जन दमकल पहुंची। फायर फाइटर्स ने लगातार कड़ी मशक्कत की और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लाखों का नुकसान हुआ है। इंदौर रोड की एक घटना है। आग की वजह साफ नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। बर्बादी की भीषण तस्वीरें। देखते ही देखते आग फैलती चली गई और धू धू कर ये पूरी ऑयल मिल इसकी चपेट में आ गई। तकरीबन 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची यहां पर, दमकलें पहुंची यहां पर और उसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और तब कहीं जाकर घंटों मशक्कत करने के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ऑयल मिल में लगी आग तेजी से फैलती चली गई और यही वजह रही कि इसे काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अनूपपुर के दौरे पर जाने वाले हैं सीएम शिवराज और 302 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात आज जिले को मिलेगी। सीएम जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देंगे, बैठक भी करेंगे। तो आज अनूपपुर को सौगात मिलने वाली है। तकरीबन 302 करोड़ की योजनाएं हैं जिनकी आज सौगात मिलेगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण काल के बीच 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज अनूपपुर का दौरा। 300 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की आज सौगात मिलनी है। अनूपपुर की कई मांगे हैं, कई लंबित मांगे हैं और लगातार जो ब्रेक लगा हुआ था, विकास कार्यों पर जो ब्रेक लगा हुआ था, अब धीरे धीरे वो फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। तो आज है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये महत्वपूर्ण अनूपपुर दौरा। और क्या कुछ इस दौरे के दौरान खास रहेगा? 300 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं क्या क्या ये पूरी हो सकती हैं? सहयोगी शरद इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। शरद, सीएम शिवराज का आज अनूपपुर दौरा। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार दौरे अब उस लिहाज से भी होने लगे हैं जो उपचुनाव के लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती देने या फिर चुनावी जमावट के लिहाज से कहे जा सकते हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनूपपुर दौरा है। अनूपपुर वो सीट है जहां पर उपचुनाव होना है। बिसाहू लाल जो अभी मंत्री हैं सरकार में, वो उनकी सीट है। लिहाजा उपचुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ये जो दौरा है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आज सुबह में मंत्रालय पहुँचेंगे, वहाँ पर उनकी 2 बैठकें हैं। उन बैठकों को निपटाने के बाद वो करीब 1 बजे, दोपहर करीब 1 बजे वो भोपाल से उमरिया के लिए रवाना होंगे वायुयान के ज़रिए और फिर वहाँ उमरिया से कार के ज़रिए अनूपपुर पहुँचेंगे, जहाँ पर अलग अलग कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो एक तरीके से अब चुनावी जो शंखनाद है वो तेज हो रहा है
क्योंकि ललित, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं वो बिहार विधानसभा के चुनावों के साथ ही करा लिए जाएंगे और बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 29 नवंबर से पहले कराए जाना जरूरी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहे सीएम हाउस में बैठकों की बात करें या फिर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठकों की बात करें या उनके दौरों की बात करें, उन सभी में अब तेजी दिखाई दे रही है और कुछ इसी तरीके की कवायद कांग्रेस में भी है। कमलनाथ भी आने वाले दिनों में इसी तरीके से ग्वालियर चंबल में डेरा डालने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और दिलचस्प खबर है दरअसल, वो हम अपने दर्शकों को पहले बताएंगे और फिर आपसे चर्चा करेंगे। भोपाल की सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर और उन्होंने बयान दिया है। जब भी वो बयान देती हैं तो बहुत सीधा सुलझा हुआ सरल बयान, सहज बयान तो होता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भोपाल का सौभाग्य था। इस जमहूरियत में देख लीजिए, कोई भी आपको ये कह सकता है कि भोपाल का सौभाग्य था कि मेरा यहाँ से चुनाव हुआ। साध्वी ने कहा कि पूरे देश के केंद्र में भोपाल का चुनाव था, ऐसे में लोगों ने उन्हें चुनकर धर्म का काम किया है। दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ अधर्म का बोलबाला था, 15 महीने का कुशासन था, लोगों ने उन्हें वोट दिया, धर्म का काम किया। दिग्विजय सिंह से भोपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इशारों में उन्होंने कहा कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। भोपाल में हमें क्यों लाया गया ये भी आपको ज्ञात होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब शेर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो ऐसा है कि यहाँ अधर्म आकर के टिकने का प्रयास किया, काफी समय से बोलबाला था। 15 माह तक यहाँ कुशासन था, पूरे कुशासन ने जोर लगा दिया, लेकिन अधर्म को लाने का, टिकाने का प्रयास किया। लेकिन भोपाल की जनता ने, हमारे हिंदुओं ने, हमारे युवाओं ने ऐसी मार मारी कि पानी भी नहीं मांग पाए। और इसलिए ऐसे दुर्नीति पर चलने वाले लोग, ऐसे लोगों की जब राजनीति खत्म कर दो तो वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अपना अस्तित्व बचाने के लिए दर दर जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। सब और दुश्मनों ने घेर रखा है। भोपाल का सौभाग्य था, जब मेरा चुनाव हो रहा था, भोपाल का सौभाग्य था कि पूरे देश का केंद्र भोपाल बना हुआ था। ये तो आपने देखा ही होगा। और आप सौभाग्यशाली कि आपने धर्म के लिए वोट किया। कभी भी आपने वोट किया। और सुनी लिया आपने भोपाल के सांसद, ये सौभाग्य है भोपाल वालों का, ये भोपाल वालों को भी नहीं पता होगा। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, इनके बयान पर आप ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं बेहतर तरीके से। कभी कभी उनके बयानों से ये लगता है कि वो स्वघोषित काल्की अवतार वो खुद को घोषित ना कर दें। खैर, इस बयान को लेकर शरद। देखिए, उनका ये बयान राजनीतिक तौर पर एक तरीके से निशाना है उनके जो विरोधी जो चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ में भोपाल से वो। लेकिन मैं इससे ललित उनकी इस बात पर आऊँ उससे पहले मैं अभी बस करीब हफ्ते भर पहले की बात है, भोपाल में बाढ़ आई हुई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। बहुत सारे लोगों के घर बह गए, बहुत सारे लोगों का सामान बह गया। लोग इस उम्मीद में थे कि उनके जो सांसद हैं या उनकी जो सांसद हैं वो वहाँ पर आएंगी, उनका दौरा करेंगी, उनका सामान देखेंगी, उनका घर देखेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर जो तर्क दिया गया वो ये कि दरअसल साध्वी प्रज्ञा अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो दौरे नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनके बयानों को लेकर लगता है कि शायद वो उतनी अस्वस्थ तो नहीं है कम से कम जितना उनके, हालांकि किसी के स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, जिस तरीके से बुलंदी से वो अपनी आवाज़ कर रही हैं तेज, अगर वो उतनी लोगों के बीच में जाकर करती, उन लोगों को सहायता देती जो बाढ़ पीड़ित बुरे वक्त पे ये भारत है, ये आप सही कह रहे हैं शरद। बुरे वक्त में अगर आप 4 अच्छी बातें बोल दें तो भी लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, सिवाय इसके कि किसकी मौत आ रही है, कौन शहर की तरफ भाग रहा है।
बुरे वक्त में 4 अच्छे बोल की उम्मीद की जा सकती है, किसी की बीमारी पर टिप्पणी थोड़ी है। शरद, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बयान भी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इन बयानों को वो राजनेता हैं, चुनाव जीती हैं बाकायदा, साध्वी पहले थी फिर बाद में नेता कन्वर्ट हुई, वो नेता हैं तो बोल भी सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ नेता होने के नाते वो सिर्फ बोलना ही उनको ज़्यादा बेहतर लगता है? क्या फिर उनको जनता का हाल जानने के लिए बीच में नहीं चले जाना चाहिए? और वाकई में अगर उनकी अस्वस्थता है तो फिर मुझे लगता है कि इस तरीके के बयानों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि फिर जनता सवाल करने लगती है कि वो गीदड़ कौन था और वो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जनता के बीच में कौन खड़ा दिखाई दिया, कौन वहां दौरे करने जा रहा था? दिग्विजय सिंह जो चुनाव हारे थे वो तो दामखेड़ा की बस्ती में एक दीवार गिर के जो व्यक्ति मर गया था उसका कम से कम हल चलने के लिए घर चले गए थे। ये किसी की पैरवी नहीं है, लेकिन वो सवाल बार बार खड़े होते हैं कि जब आप राजनीतिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी कर सकते हैं, गीदड़ से लेके और भालू से लेके तमाम सारी बातें जो है वो की जा सकती हैं, तो फिर क्या जनता के बीच में बाढ़ के दौरान नहीं जाया जा सकता? जाहिर तौर पर मैंने इसीलिए कहा शुरुआत में कि वो काल की अवतार घोषित कर दें, धर्म की परिभाषा वो तय कर दें, अधर्म की परिभाषा वो तय कर दें। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, वक्त कम है हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक और बात भी उन्होंने कही है, चेतावनी, वो चूंकि चेतावनियां ही देती हैं, नगर निगम प्रशासन को उन्होंने चेतावनी दी है कि पूर्वजों के तर्पण को लेकर रोक टोक प्रशासन ना करे। हिंदू संस्कृति पालन में रोक टोक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई जगह पर प्रशासन तर्पण करने से रोक रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर तर्पण की अनुमति दे दी जाए। तर्पण में अगर रोका गया तो नगर निगम सचेत हो जाए। कोरोना संकट काल चल रहा है, नेताओं को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसी वजह से नेताओं की सेहत पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। अभी कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा है। परसों की बात है, मुझे जानकारी मिली कि शीतल दास की बगिया में उन्होंने लॉक कर दिया और लोगों को तर्पण करने के लिए नहीं जाने दिया। मैंने कमिश्नर से कहा ताला खुलवाइए, तर्पण होगा। उन्होंने ताला खुलवाया और तर्पण प्रारंभ हो गया। आज उन्होंने दूसरी जगह रोक लगा दी। DI तलैया, उसने रोक लगा दी, लोगों को तर्पण करने के लिए रोक दिया, जबकि वहां रेगुलर तर्पण हो रहा था। आगे और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद मंडी कर्मचारियों की बात। मंडी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के भरोसे के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मंडी बोर्ड दफ्तर में कृषि मंत्री ने मंडी बोर्ड के संयुक्त मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंडी कर्मचारियों की सभी मांगों पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करने का भरोसा कृषि मंत्री ने दिया है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक बीबी फौजदार ने मंत्री के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। तो चुनावी तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी की तैयारी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर जाएंगे। वीडी शर्मा कटनी, पन्ना, छतरपुर, बड़ा मलहरा यहां नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं उपचुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। और अब इंदौर से कोरोना अपडेट। इंदौर में बेकाबू कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में 279 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इस तरीके से संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़कर पहुंच गया 14,870। इंदौर में अब तक 421 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन 10,231 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।